इनकी डेथ ईयर ये था, इस बार 25 साल हो गए। तो अखिल ने और बच्चों ने सब ने मिलकर ये किया। मेरी भी इच्छा भी थी कि इनके बारे में हम एक इनके जो अचीवमेंट्स थे और जिन्होंने इन्होंने शहर के लिए या गरीबों के लिए जो किया वो लोगों को मालूम हो। और उसके लिए हम ये चाहते थे कि थोड़ा लिखित में हो, एक किताब बने, और उसके साथ ही साथ ये है कि वीडियो करके एक फ़िल्म बनाई जाए जिसमें कि उसको जो जिन लोगों ने लिखे भेजा है उनकी भी शक्लें हों, और मतलब अच्छा लगेगा हम लोगों को, सबको, और सबको भी मालूम पड़ेगा कि इनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं मालूम, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनको मालूम हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ एक ये भी था कि 25 साल कैसे बीत गए, लंबा टाइम था, लेकिन बच्चों के सहारे सब बीत गए। तो इसीलिए फिर एक किताब और एक कहना चाहिए कि मोमेंटम भी नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि उनके लिए श्रद्धांजलि एक देने के लिए एक किताब फॉर्म में, और पूरा सारा एक वो बना। और मेरे हिसाब से शायद बन के जो हम कहना चाहते थे सारा उसमें आ जाएगा। पहली मुलाकात बड़ा ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा पर्सनल भी है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, कुछ मोमेंट मतलब मेरे जो अपने मोमेंट्स हैं उनको मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। कि मैं छोटी थी, मैंने बीएससी किया था और मैंने एमएससी ज़ूलॉजी में एडमिशन लिया था मेरठ कॉलेज में। तो वहाँ पर मेरी शादी की बातचीत चल रही थी, जो कि मेरे माता पिता ने मुझसे छुपा के रखी। उनको लगता था कि लड़की का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा, उन्होंने बताया नहीं था। हालांकि मेरे ससुराल में सबको मालूम था और सब लोगों ने एक एक करके कहीं ना कहीं पिक्चर हॉल में बुला के सब मुझे देख चुके थे, बिल्कुल साधारण कंडीशन में ही। लेकिन डॉक्टर अनिल उस टाइम में पढ़ रहे थे और वो जुलाई की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए मेरठ आए। तो सब ने उनसे कहा कि तुम जाकर, वो कॉलेज में पढ़ती हैं, तो तुम जाकर उनको देख लो। अभी उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, तो मेरे देवर साथ में गए। बोले उनको मैंने वो कॉलेज में उन्होंने मुझे देखा है, लेकिन अब ऐसा करो आप अंदर चले जाओ और जाके आप देख लो, मैं बाहर ही खड़ा होता हूँ। तो ये अंदर चले गए, क्योंकि ये लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे और 12th के बाद में क्योंकि इनकी एज कम थी इसलिए उन्होंने बीएससी वहीं से की थी मेरठ कॉलेज से। वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, इनके साथ कोलीग भी थे जो आगे चल के प्रोफेसर हो गए थे। तो उनसे ये बात करते रहे और हमारे सामने टेबल थी जो कि हम उनसे अगेंस्ट फेसिंग देख रहे थे शीशे की तरफ। तो कुछ देर ही आधा पौना घंटे बैठे। ये बात 9 अगस्त की है मेरे ख्याल से, जैसा कि उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि मैंने 2 अगस्त को मैं तुम्हें देखने गया था। फिर वो देखकर चले गए। खैर कुछ नहीं मालूम पड़ा, पता नहीं चला। और उसके बाद में फिर 2-3 महीने बीत गए तो मेरे पेरेंट्स थे और इन लोग के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि भाई एक फ़ाइनल बार और देख लिया जाए, जिसमें कि बड़े लोग, मेरे सास और ससुर तो नहीं आए थे, लेकिन 5 लोग मुझे देखने के लिए आए फॉर्मली, जिसमें कि मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी। उससे पहले मुझे साड़ी बांधना भी नहीं आता था, सलवार कुर्ता ही हम लोग पहना करते थे। एंड उसके बाद में बस फिर मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उनके घर इन्होंने देखा। तो उसमें इनकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, उनके हस्बैंड, फिर मेरे देवर अजित, उसके बाद में एक और कॉमन फ्रेंड थे, वो भी इनके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बालू भाई साहब, डॉक्टर बालकृष्ण उनका नाम था। और ये अब मैंने वैसे तो जब शुरू में तो मैं नहीं आई, जल्दी कमरे में आई और चाय जब मैंने दी उसके बाद में मैंने एक बार निगाह उठाकर देखा। ये बात है शायद मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर की। और उस वक़्त मैंने देखा तो मैं समझ ही नहीं पाई कि इनमें से कौन मेरे को देखने आए हैं। थोड़ी देर बाद बस मैं अंदर कमरे में चली गई और उसके बाद में ये लोग भी चले गए वहाँ से। फिर बीच में थोड़ा गैप आया और एक हमारे जो मीडिएटर थे उन्होंने जाके कहा कि देखिए अब तो सबको कॉलेज में मालूम पड़ना शुरू हो गया, तो प्लीज़ आप डिसाइड कीजिए, हाँ कहिए या ना कहिए।
तो फिर सबने ये इसे डिसाइड करके भी अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, सीधी ज़्यादा हैं, सिंपल हैं, खादी पहनती हैं, सब वो है। तो सबने कहा कि ठीक है, हाँ कर लिया। और उसमें जो मेन जो सराहनीय काम था वो मेरे देवर ने किया कि नहीं, मैं जानता हूँ इनको, कॉलेज में 2 साल से पढ़ रही हैं और अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ है। बस उसके बाद में फिर ये हाँ तो हो गई। और 29 दिसंबर को मेरे ससुर जी ने फ़ोन करके मेरे फादर को कहा कि हमारी तरफ से हाँ है, आप रश्मि को लेकर, मेरी लड़की ही बराबर रहती है, उसको आ जाइए और एक बार इन दोनों को हम फाइनली मिला देते हैं। तो मेरी फैमिली भी आई और हमारे मतलब मेरी नंद थी, मेरे नंदोई थे, अजित थे मेरे देवर, मेरी सास ससुर, इन लोगों ने, हम लोग वहीं पर उनके घर में ही हमने चाय पी। और उनका उससे पीछे ही ईस्ट पिक्चर हाउस का जाने का गेट था। तो हम तब फॉर्मली एक दूसरे को थोड़ा सा हमने एक दूसरे तरफ देखा और मतलब ये लगा कि हाँ, इससे ही शादी मेरी हो रही है। इनको तो पता था लेकिन इससे मेरी शादी हो रही है। उसके बाद में हमने मेरे फादर ने कहा चलो पिक्चर देख लेते हैं। हम पीछे से पिक्चर देखने गए तो वो हमारी पहली पिक्चर थी जो हमने एक साथ देखी, कोहिनूर। और कोहिनूर देखी हमने रात को, घर में जो छोड़ दिया और अगले दिन ही ये लखनऊ वापस चले गए क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली थी और प्रैक्टिकल और उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। हाँ हो गई। उसके बाद में 2 दिन बाद, समझ लीजिए 1 जनवरी 61 या 31 दिसंबर सन 60 का, इनका एक इन्होंने लेटर मुझे डाला जो कि मुझे 1-2 दिन बाद मिल गया क्योंकि उस टाइम में बड़ी जल्दी पोस्ट आ जाती थी। और उसमें इन्होंने लिखा था कि भाई मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें देखा, मुझे अच्छी लगी, तुम सिंपल है, सिंप्लिसिटी है, लंबी है, ठीक है, अच्छी लग रही है। बस एक छोटा सा लेटर था और उसमें लिखा कि भाई तुम जवाब तो दोगी ही। और लेकिन मैं तो जानती ही नहीं थी इनको के बारे में कुछ भी, मैं क्या जवाब दूँ, मैंने क्या किया नहीं, मैंने पढ़ा, लेटर पढ़ा भी नहीं बेसिकली। उससे पहले ही मैंने बंद लेटर को अपनी मदर को दे दिया कि मैं खोलूँ या ना खोलूँ, खोलना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो चुप हो गई। उसके बाद में कोई लगभग 20 दिन बाद 20-22 जनवरी को फिर इनका एक चिट्ठी आई जिस पर इन्होंने थोड़े गुस्से में थे कि जवाब क्यों नहीं दिया। और इन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ एक बात, मैंने लेटर कभी डालता नहीं हूँ, मुझे बड़ी गंदी मेरे अंदर आदत है कि अगर मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं देता है तो मैं उसको लेटर नहीं डालता। ये बात मैं तुम्हें बताने के लिए कहा है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे अब जवाब दोगी। वो लेटर भी मैंने पहले अपनी मदर को दे दिया था। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद कहा कि अच्छा ऐसा है कि तुम भी चिट्ठी लिखना शुरू कर दो। एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स थोड़े, हम लोग मेरठ में ही रहते थे और सबको जब मालूम पड़ने लगा था तो वो थोड़े कॉन्शियस थे। उन्होंने मेरे ससुर जी से कहा कि थोड़ा सा छोटी सी सेरेमनी कर लें, तो वो लेकिन नहीं, मैं बात का पक्का हूँ, जब मैंने हाँ कह दिया है तो मैं हाँ है हमारी तरफ, हम एक साथ ही जो भी फंक्शन करना होगा वो करेंगे। ये वापस चले गए और वापस चलने के बाद में फिर हम लोगों ने लेटर्स लिखने शुरू किए। मैंने तो बहुत छोटी थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बड़े बचकाने लेटर लिखते थे। अब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है बड़े बचकाने लेटर थे, लेकिन तब भी थे। और उसके बाद में फिर लेटर लिखने हमने शुरू कर दिया। फिर हाँ, फिर ये लौट कर आए गर्मियों की छुट्टी में, इनकी होती थी मई जून से लेकर। और चांस की बात है जुलाई के 1 वीक तक ये रहे। और हमें एक शादी में, मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो अमरावती रहती हैं, तो उनके देवर की शादी थी, उसमें जाना था। तो मेरे देवर, जिस दिन हम लोग अगले दिन जाने वाले थे, तो मेरे देवर आए, अजित आए, बोले भाभी आपको चलना है हमारे साथ, पास में कॉल टैक्स है और भैया का एक्सीडेंट हो गया। बात तो बिल्कुल मेरे को लगा ये हुआ क्या, एकदम कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था उससे पहले तो, कि मैं बहुत घबरा गई। तो हम लोग कॉल टैक्स गए तो इनके सारे मुंह पर, हाथ पर, हर जगह पट्टियाँ ही पट्टियाँ थी। मेरा थोड़ा नर्वस तो मैं हो ही गई थी, लेकिन वहाँ तो एक कॉमन प्लेस थी तो इसलिए बात करने का कोई अवसर भी नहीं था और हम बड़े लोगों के सामने बात भी नहीं करते थे। तो मैं उसके बाद में शादी मैं चली गई और उसके बाद मैं शादी से लौट कर आई 28 तारीख को, 28 जुलाई को, और ये 2 अगस्त को लखनऊ चले गए थे अपनी फर्दर इनकी पढ़ाई के लिए।
और फिर लेटर्स वगैरह लिखते चले रहे और फिर हमारी शादी की डेट पक्की हुई। 1 दिसंबर थी। मैंने फिर दबी जवान से कहा भी है, हाँ 1961 में शादी की डेट, मतलब लगभग एक साल बाद ये सब तय हुआ था। तो मैं यही कहती थी अपने पेरेंट्स से कि मेरी पढ़ाई, मैं एमएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मेरी पढ़ाई का क्या होगा। तो बोले कि नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का कोई नहीं, अगर वो पढ़ेगी तो पढ़ेगी ही। कोई मेरे फादर इन लॉ बहुत, हमारी फैमिली बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट थी, तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। और अनिल का भी एग्ज़ाम्स हैं और वो नेक्स्ट अप्रैल में 62 में फ्री होंगे, तो इसलिए दोनों का हो जाएगा एक साथ, कोई परेशानी नहीं है। शादी 1 दिसंबर की थी और 10 दिसंबर को ही वापस चले गए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और थियोरी एग्ज़ाम्स रेगुलर होते रहते थे और उसमें उनको पास होना बहुत ज़रूरी होता था। तो उसके बाद में ये 2 दिन के लिए होली पर आए थे और 2 दिन होली के बाद में होली से पहले ही इन्होंने मुझे एक लेटर में लिखा था कि बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिन दिनों हमारा शादी के दिन थे उन दिनों में ही एक प्रोफेसर थे जिनको ये कार्ड देने गए थे मेडिकल कॉलेज में, तो उनसे कहा कि सर आप आ सके तो आइएगा, वरना मैं छुट्टी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है डॉक्टर अनिल प्रसाद जी, आप जाइए, कम से कम 6 महीने तो एंजॉय करिए अपनी शादी को। बोले मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वाकई में उन्होंने जब रिज़ल्ट आया, थ्रू पढ़ने में बहुत होशियार थे, हमेशा फर्स्ट क्लास ही आई और मेडिकल कॉलेज में भी इनके 60-65% से एवर भी मार्क्स आते थे। लेकिन ये इनको बहुत धक्का लगा कि मेरा पढ़ाई का, पहले करना चाह रहे थे, पैथोलॉजी में करना चाह रहे थे और बोले उसके बाद में मैं वो करूँगा, प्रैक्टिस, वैसे ही प्रैक्टिस रहेगी मेरी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहेगी। और हमारा फार्म यहीं पे बिचवाला फार्म था, 6-7 किलोमीटर पर हमारी घर था, वहाँ पे हमारी ज़मींदारी थी, हमारी बहुत लैंड थी। बोले उसको भी देखना है, मेरे फादर इन लॉ थे, वो पहले देखा करते थे। बोले बाबूजी की तो उम्र नहीं रही है तो मैं यहीं देख लूँगा। लेकिन उससे पहले ये बोले कि मैं ऐसा करता हूँ, इंटर्नशिप के लिए दिल्ली चला जाता हूँ। तो वहाँ पर जो ये लोकमान्य उनका हॉस्पिटल है, तो उसमें ये इंटर्नशिप करने लगे। तभी मालूम पड़ा कि हमारे घर में एक नया प्राणी आने वाला है। तो इन्होंने सोचा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, तो इन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की। उस टाइम में कंपलसरी भी नहीं थी इंटर्नशिप। तो फिर ये मेरठ आ गए और मेरठ में आकर इन्होंने ईस्ट के कोने पर, हमारी वहाँ पे 2-3 दुकानें थी, उसको करके अपनी प्रैक्टिस शुरू की। बहुत ये बताते थे कि मैंने बहुत कम उसमें करके, बिल्कुल नॉमिनल, क्योंकि मैं नया था। और सारे डॉक्टर्स वहाँ पर उस टाइम में, खैर नगर एक वहाँ बाज़ार है, वहाँ सब डॉक्टर्स वहाँ बैठा करते थे। मेरे थोड़े दिन मेरे ससुर ने कहा कि तुम जाके डॉक्टर के जी मित्तल साहब के पास जाओ और देखो उनको। तो उन्होंने कहा कि भैया बेटा तुम आ गए, देखो मेरा वो करके, लेकिन तुम 7 बजे से बैठ जाओ अपनी क्लिनिक पे जाके और शाम तक वो करते रहो, बैठे रहो। फिर धीरे धीरे पेशेंट, मेरे को देखो कि मैं कैसे करता हूँ और तुम अपने पेशेंट्स को, आ जाएगा तुम्हारी समझ में। ये कुछ दिन तो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगा बाबूजी। एक तो ये है कि मैं अपनी क्लिनिक की टाइमिंग्स रखूँगा, 9 से 12 सुबह है और 6 से 8 शाम को। तो मेरे ससुर जी थे, बोले ठीक है बेटा। अब ये क्या करते थे, 2 अखबार ले जाते थे एक मेरे ससुर जी और एक मेरे, ये दोनों बैठ के अखबार पढ़ते रहते थे, क्योंकि पेशेंट तो आते ही नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था इनके बारे में। फिर धीरे धीरे करके, उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब ये पास करके आए, मेरी सास जो थी वो बहुत दयालु भाव की थी, बिल्कुल समझ लो देवी थी जो आई संसार में। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो अमीर लोग हैं उनके लिए देखने के लिए बहुत डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको देखने के लिए कोई नहीं है, पैसा उनके पास है नहीं। और मैं तुमसे एक बात ये कहती हूँ कि गरीबों का ख्याल रखना बेटा। पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है, सब आएगा, खाने पीने के लिए घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम ये हमेशा ध्यान रखना कि जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी तरह से, पेशेंट्स को उनको अच्छी तरह से देखना तुम। ये वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे,
बहुत इमोशनली अटैच थे, गरीब लोगों को देख जाते थे, देखते थे, हमारे फार्म जाते थे कि लोगों के पास 1-1 रुपये 2-2 रुपये भी नहीं होते थे फीस देने के लिए, और कैसे करेंगे वो, कैसे खाएंगे। तो उन्होंने कहा बबुआ परेशान नहीं हुए, और मैं वाकई में मैं करूँगा जो आपने कहा है। अपने पेरेंट्स को ये बहुत उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत अडोर करते थे, और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस धीरे धीरे इक्का दुक्का आई, चलने लगी। लोगों को मालूम पड़ा कि नए डॉक्टर हैं। हमारे सामने भी गरीबों का मोहल्ला था, वहाँ से आने शुरू किया, और पेशेंट जब ठीक हुए और इनका जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और धीरे धीरे आने लगे। और उसी के साथ साथ मैं आपके सामने एक और किस्सा बताना चाहूँगी कि इन्होंने शुरू में अपनी एक छोटी सी तख्ती पर लिख कर डाला था कि मेरी फ़ीस, देखने की फ़ीस 5 रुपये, 4 रुपये थे या 5 रुपये थे। तो एक बार एक पेशेंट आया, किसी ने कहा कि नए डॉक्टर साहब आए, बहुत अच्छे हैं, तुम उनको जाकर और दिखा लो इनको। तो उनके पेरेंट्स वगैरह लेकर आए, वो इन्होंने उनसे बात की, और बहुत फ्रेंडली वे में इस लड़के ने भी बात की, छोटे लड़का था, बात करते करते बहुत अच्छी तरह से करता रहा कि मैं दिल्ली भी गया और मैं डॉक्टर साहब से, मुझे अच्छा लग रहा है बात करते हुए। कुछ उसको मेंटल प्रॉब्लम थी, फिर एकदम वो खड़ा हो गया, बोले आपसे मैं ठीक नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, आपको तो आप मुझे ठीक नहीं कर सकते। तो हमने कहा क्या हो गया? तो बोले कि डॉक्टर साहब मैं दिल्ली गया, मैं बम्बई गया, और वहाँ पे 100-100, 250 रुपये के मेरे डॉक्टर्स ने ज़्यादा पैसे से, उस टाइम 200-250 रुपये बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी फ़ीस कमी बड़े डॉक्टर्स के पास होती थी, तो उनसे तो मैं ठीक हुआ नहीं हूँ, आप मुझे कैसे ठीक करेंगे? अब मैं आपसे ठीक नहीं होऊंगा। वो चला गया। तो इन्होंने सोचा कि उन्होंने अगले दिन ही वो जो थी पीछे जो लगा रखा था उसको हटा दिया और फीस लेनी बिल्कुल बंद कर दी। मेनली जो दवाइयाँ थी, पर्चे भी होते थे, उसमें मिक्सचर्स होते थे, और उनको ही जो भी, मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने कितने जो भी होता होगा उस तरह से करते रहे। और ज़िंदगी की जो एक लाइन पर आ गई। उसी साल जब मेरी बेटी हुई थी तो उसके 2 साल बाद ही आरजी कॉलेज में मुझे एक वैकेंसी मिली, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ठीक चल रही थी, बल्कि एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी तो मैंने देखा कि ये किसी साइकिल सवार के पीछे बैठ के जा रहे हैं। तो मेरे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने से पूछा ये क्या किया आपने? बोले कि भाई बात ये, कार तो कोई ले गया था, जित ले गया था, कोई रिक्शा मिला नहीं, और पेशेंट बहुत सीरियस था, और वो जो आदमी था वो कहने लगा आप पहुँचेंगे तो हो सकता है मिले या ना मिले, तो प्लीज़ चलिए। तो कह लगे इसलिए मैं जा रहा था कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, और पेशेंट बच भी गया। तो यही लगता है कि जो दिल में अगर जो अच्छे लोग होते हैं और सिंसियरली दूसरों का भला करना चाहते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने पेशेंट्स के लिए। मान लीजिए कहीं हमें पिक्चर जाना है, कुछ है, तो ये मैं इनसे कहती थी कि आप चलिए, रहने दीजिए, कोई पेशेंट तो इतना आया नहीं है। बोले नहीं, मैं तो जो मेरे टाइमिंग्स में बैठूँगा उसके बाद मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि पेशेंट है या नहीं है। लेकिन तब भी धीरे धीरे मैंने देखा कि जो लोग आते थे, खासकर जो गरीब तबके के होते थे, वो इनको बिल्कुल ये उनके डॉक्टर बनते चले गए। सच बात तो ये है। और उसके 1-2 मैं दृष्टांत आपको और बताना चाहूँगी। एक बूढ़ी औरत थी, वो वहाँ रहती थी, मंगल पांडे नगर के आसपास रहती थी। उसका एक ही लड़का था, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो उसको टीबी हो गई थी। तो वो इनके पास आई कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं क्या करूँगी, उसको कुछ हो गया, मेरा कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं अम्मा, और बहुत हर एक से बहुत अच्छी तरह से बात किया करते थे पेशेंट से, अम्मा, दादी, बहन, दीदी, सबसे इस तरह से किया करते थे। तो धीरे धीरे लोग जो थे और ठीक भी हो जाते थे। इनका डायग्नोसिस बहुत अच्छा था, तो धीरे धीरे लोग जो थे वो कॉन्फिडेंस में लेने लगे थे। तो वो एक बार मैं घर में थी, तो कोई हमारे आके कहा, एक नौकर ने आके कहा कि आपसे कोई लेडी मिलने आई है। मैंने देखा एक बुढ़िया थी, बैठी हुई थी, वो ज़मीन पे बैठी थी। मैंने कहा नहीं आप कुर्सी पे बैठिए। तो मैंने कहा क्या? तो बोली कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, और मैंने इस बार, उस टाइम में ये मटर
और गोभी वगैरह जो थे पूरे सीज़न में जाड़ों के उसमें मिलते थे, लेकिन ऑफ सीज़न कभी नहीं। जैसे आजकल तो हर जगह हर सीज़न मिल जाते हैं, तब नहीं मिलते थे। बोले डॉक्टर साहब के नाम से मैंने ये गोभी बोई थी और मैं आपके लिए लाई। मैंने कहा अम्मा इतनी महंगी गोभी आती है, आप मुझे क्यों देने आई हो? बोले नहीं, ये तो मैं उनके नाम से। और एक उसने अपनी टोकरी खोली उसमें बहुत अच्छे अच्छे गोभी के फूल साफ सुथरे लेकर आई थी। मैंने बस थोड़े से उसमें से निकाल लिया। मैंने कहा नहीं, इनको आप बेच के अपने बेटे की दवाई दारू का काम कीजिए। बहुत आशीर्वाद देती हुई चली गई हूँ। तो मुझे लगता है धीरे धीरे लोग आने लगे, सब समझने लगे, अच्छा थे। और ये भी सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते थे। और एक दिन मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मिसेस पुरी ने। उन्होंने कहा कि रश्मि एक चपरासी है और वो बीमार चल रहा था, तो मैंने उनको डॉक्टर के.जी. मित्तल को भेजा। तो उन्होंने कहा उसको टीबी है और टीबी की दवाइयाँ उन दोनों बहुत महंगी मिलती थी और बोले कि और 9-10 महीने 1 साल तक भी खानी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि उतने उसके पास पैसे तो है नहीं, तो तुम डॉक्टर अनिल से कह कि कुछ कहवा सकती हो। मैंने कहा बहन जी बता के पूछ के बताऊँगी। फिर उसके बाद में मैंने इनसे कहा, बोले हो जाएगा। क्योंकि सारे जो मेडिकल रैप्स आते थे तो वैसे तो लेते ही नहीं थे, जो दवाइयाँ देके जाते थे, और जो भी लेते थे वो सब गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इन्होंने पूरे 1 साल तक, पहली तारीख को उसकी दवाई का वो आ जाता था, पूरी डोजेज आ जाती थी 1 महीने की, और अगले महीने की डोज पहले से ही 30 तारीख को 1 दिन पहले आ जाती थी। और वो चपरासी अभी भी है, अभी भी जिंदा है। तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो फेथ से ही अपने डॉक्टर्स को, जैसे कि हम देखते हैं कि मंदिरों में और गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में सब लोग जाते हैं भगवान से। भगवान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अपनी मनौती पूरी जो मैं मान के जाते हैं पूरी करते हैं। एक उसी तरह का एक लगाव जो पेशेंट थे उनका इनके साथ धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। एक इंस्टेंस और मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन एक बैलगाड़ी में गढ़मुक्तेश्वर से कुछ लोग अपना बच्चा लेकर आए, 14-15 साल का बच्चा था उनका, और उनको लेकर आए। तो आते आते उनको देर हो गई, तो 1-1:30 बजे के करीब पहुँचे होंगे। और इनके पास आके दिखाया था, उस बच्चे को बहुत एक्यूट डिहाइड्रेशन था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा तो जो है इसको एक्यूट डिहाइड्रेशन है, इसको एकदम ही इंजेक्शन, शुगर का जो इंजेक्शन है उसको आप अभी लगवाना पड़ेगा, इसको चल के लगवा लो, आप जाओ मैं लिख के दे देता हूँ। डॉक्टर मित्तल का वहीं पास में ही नर्सिंग होम था छोटा सा, हीरा लाल चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो उसमें ले जाओ और वो आपको एडमिट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम कल आ जाते हैं। उन्होंने कहा कल आ जाते हैं, क्या मतलब? बोले कि नहीं हम कल आ जाते हैं, कल कर देंगे एडमिट। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा मतलब बहुत मुझे तो नहीं कहा कि नहीं बचेगा, अभी क्रिटिकल है, अगर अब आज ही करवाइए। बात क्या है, बात बताइए। बोलो जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम एकदम आ गए थे जल्दी में, हम कल पैसे लेके आएंगे। इन्होंने फिर लिख कर दिया पर्चे में और पैसे भी दिए साथ में कि नहीं बच्चे की पैसा का ऐसा कुछ नहीं है और बच्चे का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे वो हैं कि जिनसे मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मैंने ज़्यादा दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पर्सनालिटी थी उससे मैं धीरे धीरे उनके उसमें ही निकलती चली गई, और उनके साथ ही साथ जो था हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रही। अब हमारे घर में बिज़नेस होता था, 2 हमारे पिक्चर हॉल थे, ईव्स और अप्सरा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी था। तो हमारे घर में बातें होती थी, इस पिक्चर से हमें इतने 1000 रुपये मिल जाएंगे, इस पिक्चर में हमें इतना फ़ायदा हो गया था, लाखों रुपए मिल जाएंगे। ये चुपचाप सुनते रहते थे बैठे हुए। तो वो ऐसे ही मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा आप कभी इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, और आप ये भी बिज़नेस तो कॉमन है, हमारा भी उसमें हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं? तो उन्होंने कहा देखो जब ये लाखों की बात करते हैं
तो मेरे सामने उन गरीबों का ध्यान आता है कि जो 1 रुपये की दवाई भी जो है ना वो ले नहीं सकते, तो मैं कभी भी 1 लाख की बात नहीं करूँगा और कर भी नहीं सकता। मैं कमा सकता हूँ लेकिन नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस तरह से देखकर मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर सकती। तो इतने ज़बरदस्त डेडिकेटेड थे अपने प्रोफेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सबको इनका ऐसा स्वभाव था कि कोई इनसे आके अपनी समस्या बताता था तो हमेशा तैयार हो जाते थे कि चलो चलते हैं, उससे मेरी जान पहचान है, उससे मेरी जान पहचान है, हो जाएगा काम तुम्हारा। तो मतलब जो मैं सोचती हूँ कि जो भी इनसे आता था तो आधी हिम्मत तो डॉक्टर के ऐसे कोई अगर हमें सांत्वना दे और हमारी कहे कि हाँ हो जाएगा, तो आधी परेशानियाँ तो उससे ख़त्म हो जाती हैं। तो उस तरह से जो इनका बिहेवियर था पूरे शहर के लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब जैसे जैसे मैं इनके साथ आती चली गई तो मैंने धीरे धीरे कहा हम लोगों का ये रहा कि भी क्या क्या इनके शौक़ हैं। तो वैसे डॉक्टर्स को मैंने आम तौर पे इतने ज़्यादा वेरीड जो है जो उनकी डिफरेंट उनके वो हैं उस पर मैंने इतना नहीं देखा जितना कि इनको था। जैसे कि इनको शेर व शायरी का बहुत शौक़ था और जो शेर व शायरी इनको अच्छी लगती थी, इनके पास 1-2 डायरियाँ थी, उसमें वो नोट डाउन करते रहते थे। हमारे पास हमने बाद में हमें एक वीडियो मिली जिसमें कि मेरी बहन आई हुई थी, तो उसमें सब लोग बैठ के गाना वाना गा रहे थे। तो इनसे भी कहा कि डॉक्टर साहब आप भी कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा रुको 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 मैं भी आता हूँ। और एक अपनी वो निकाल के डायरी और उसमें से बहुत अच्छी अच्छी जो शेर थे वो सुनाए। तो सबने कहा कि आपको इतना इंटरेस्ट है? उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो ये एक उनका था कि बहुत शौक़ मतलब गज़लों के, और ख़ासकर जैसे कि उनके जो पसंदीदा गज़ल जो थे उसमें एक तो ग़ुलाम अली साहब थे और उसके अलावा मेहंदी हसन साहब थे और अपने तलत अजीज़ साहब थे और जगजीत थे। उनकी गज़लों का जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो हम बिना किसी इसके, इनको बहुत शौक़ था, अपना टाइम निकालते थे। साथ ही साथ इनको जो कि ज़रा थोड़ा अनयूजुअल है जेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि इनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। गार्डनिंग इन द सेंस कि हमारे पीछे सुबह जल्दी उठ जाते थे 5:30 बजे करीब, और फिर नीचे जाकर वो अपने सब एक एक पेड़ को देखते थे, माली के लिए कि क्या क्या काम बताता है सोचते थे। और सबसे ज़्यादा सब फूलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सबसे इनका पसंदीदा जो फूल था वो गुलाब का था, और गुलाब में भी लाल रंग का। जब मेरी बेटी हुई तो वहाँ पर हमारे पीछे एक बेल लगी थी गुलाब, उसमें बिल्कुल मैरून कलर का गुलाब आया पहला, उसका नाम था क्रिम्सन ग्लोरी, मुझे तक नाम याद है। और फिर बाद में बहुत पॉपुलर हो गया था। और हमारे यहाँ उस टाइम में बड़े रेयर प्लांट माना जाता था मैग्नोलिया। अब तो लोगों की शौकिया मिल रहा है कि कितना भी महंगा मिले तो वो लोग ले आते हैं, लेकिन उस टाइम में बड़ा अनयूजुअल फ्लावर उसका आता था। मई के फर्स्ट वीक में आता था, 1 हफ्ते रुकता था, और वो इतना डेलिकेट था, इतना खूबसूरत प्लांट था, उसके फूल आते थे और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी स्मेल थी। और वो पेड़ अभी तक हमारे यहाँ लगा हुआ है। हाँ, और हम इनको इतना शौक़ था कि एक बार हम लोग गए थे दिल्ली फ्लावर शो में। यहाँ पे एक बहुत बड़े वो थे, पेश साहब करके नाम था उनका, वो भी गार्डनिंग के बहुत शौकीन थे। एक यहाँ पर वो रहे थे, कमिश्नर रहे थे मोहन साहब, उनसे इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए क्योंकि वो भी बहुत ही उसकी गार्डनिंग के बहुत शौकीन थे। तो एक बार हम लोग गए थे, फूल ज़्यादा थे तो हम अपनी गोदी में वो रख के लेके गए थे बाल्टियाँ, और उसमें फिर वहाँ पे हमें 2 फ्लावर्स में प्राइज़ मिला था। एक में फर्स्ट में मिला था, एक फर्स्ट मिला था, एक में थर्ड मिला था। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उन दिनों बीमार रहने लगे थे, तो अपना टाइम निकाल कर हमारा यहाँ पे बिचौला फार्म, मैंने जैसे पहले बताया, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ी लैंड भी थी, और ये जाकर वहाँ पर सब जाके देखते थे, देखभाल करते थे क्या पौध लगेगी, और पौध के साथ साथ क्या उसके अंदर कौन सी फसल आएगी, क्या क्या उसमें वो पड़ेगा, उसके अंदर खाद पड़ेगी किस किस तरह की, इनको बहुत नॉलेज थी।
बल्कि अभी तक कुछ साल पहले तक भी पोटैटो एक वेलफेयर वो है सोसाइटी थी, उससे इनके पास लेटर्स आते रहते थे जिनमें से नई नई आलू की बहुत निकलती थी, वैराइटीज़ निकलती थी, उसमें इनको इनवाइट करते थे और हमेशा उसका जो बुकलेट थी पूरी हमेशा तक भी आती थी। तो ये इनका बहुत ही इस तरह का वेरिड वो था। और उसी के साथ साथ वैसे तो इतना मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन तभी भी सोशल और पॉलिटिकल नेटवर्क जो था उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते थे। इनको अच्छा लगता था। हमारे घर बहुत लोगों का से पॉलिटिकल में आते थे मिलने के लिए, हमारे घर ही आकर रुकते थे, चाय वाय का हम इंतज़ाम भी करते थे। हमें बहुत मज़ा आता था उनके साथ, जो भी प्रोग्राम्स होते थे आते थे, सब बात करते थे। राजीव गांधी के अभी तक 2-3 पत्र हैं जो इन्होंने डाले थे उनके उसके लिए, तो उनका जवाब आया। ये मिलने भी गए थे एक बार उनसे, मिस्टर नरसिम्हा राव थे, उनसे भी मिलने गए थे। मिसेस किदवई, हाँ मिसेस मोहसिना किदवई, तो वो जब एमपी का इलेक्शन लड़ी थी तो वो हमारे घर से हमारा वो था, आती थी और वहीं जैसे रुक कर के रहती थी। मतलब बहुत उनसे उनके साथ भी आना जाना था। इसी के साथ साथ जो इनका सोशल नेटवर्क था वो भी बहुत अच्छा था। कांग्रेस नहीं, वो हर एक पार्टी में जो अच्छे पॉइंट्स थे हर एक का वो था, लेकिन तभी भी बेसिकली कांग्रेस माइंड। हमारे ससुर का घर भी में कांग्रेस वाले थे उस टाइम में। हमारा एक बहुत बड़ा अनाथालय है, तो उसमें बहुत बड़े 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 जो महात्मा गांधी, नेहरू जी वगैरह सब लोग आ चुके हैं। तो एक हमारी फैमिली का जो एक वो रहा कि ये सबकी मदद जितनी भी कर सकते थे और लोगों से जितना भी सोशल बिहेवियर आप कर रहे, सोशल बिहेवियर में भी इनके कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। उनमें एक मिस्टर ये नवाब कौकब हमीद साहब का सरधरे के नवाब थे, वो हमारे बहुत आया करते थे। उसके बाद में अशोक त्यागी भाई साहब हैं, वो आया करते थे हमारे साथ में। एक हमारे और अच्छे कांग्रेस के वर्कर थे, उनका नाम था मसूद जफर भाई साहब, वो भी आया करते थे। ऐसे बहुत सारे सब लोग थे कांग्रेस के उसमें करके। जब हमारे यहाँ रॉयट्स हुए थे 65 में, उस टाइम में भी इन्होंने इस कदर इनके मुसलमान और हिंदू का तो इनके सामने कोई क्राइटेरियन था ही नहीं। एक हुआ कि मीटिंग होनी चाहिए, तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है। 1987 में जब हुआ तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है कि जब ये तय हुआ कि भी एक मीटिंग हो जाए, तो कहाँ वो मीटिंग। जो हिंदूस थे वो तो जानना नहीं चाहते थे मोहम्मदन्स के इलाके में। तो मोहम्मदन्स के जो लोग थे, दिग्गज लोग, अच्छे लोग थे जो कि उसमें थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम डॉक्टर अनिल के यहाँ आ सकते हैं और मीटिंग उनके यहाँ हो सकती है। तो हमारे घर में मीटिंग हुई, इतनी अच्छी अटेंडेंस थी मोहम्मदन्स की और हिंदू की। तो मुझे मुझे लगा कि यही भाईचारा, ये लखनऊ जब से लौट कर आए थे तो इनको कुछ जानता नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, लगता 17 साल में चले गए थे। और फिर जब तक आने के बाद में कोई इनको जानता नहीं था, तो ये कहते थे मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, लखनऊ जाना चाहता हूँ। क्योंकि बावजूद को हर जगह उनका इंट्रोडक्शन देना पड़ता था, जी मेरा बड़ा लड़का है और डॉक्टर है। लेकिन ये बात भी है कि धीरे धीरे वो मेरठ के कहना चाहिए जो भी लोग थे, सब तबके के, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे लॉ का हो, कहीं का भी किसी चीज़ के लिए भी, और जनरल जो एक लोगों का था उसमें सबके लिए बहुत हेल्पिंग थे। यूनिवर्सिटी, क्या वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे? नहीं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। वो कहते थे मुझे पॉलिटिक्स से कोई मत नहीं, मैं तो अपने और सबकी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन मैं अपने शहर का बहुत चाहता हूँ खूब अच्छा शहर हो। मेरठ था भी अच्छा शहर, अभी भी शहर, अब ज़रा थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा था। और सब लोग मतलब जो ये कहते थे, जब भी वक्ता होते थे, जैसे कि मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए जो वाइस चांसलर आए थे, क्या नाम था उनका? मदन मोहन जी नहीं, रमेश मोहन जी थे, उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद में जो रविंद्र कुमार जी थे, उनसे तो अभी तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये हर जगह ही, मतलब जहाँ से भी कोई भी अगर आके इनसे मिलना चाहता था, किसी भी इसका
तो उससे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये बीजेपी के कुछ कहते थे मेरे लिए सब बराबर है, जो अच्छा काम करेंगे उनको वो रहेगा। उनके पेरेंट्स का उनके पर इन्फ्लुएंस नहीं थे, ये बहुत उनको एडोर करते थे, क्योंकि मेरे जो सास ससुर थे वो भी इसी प्रकार से थे। हमारी फैमिली बहुत ज़बरदस्त सबकी हेल्प करने वाली थी कि जब भी कोई परेशानी होती थी किसी की भी, तो अगर कोई हेल्प करने आता था, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कुछ में से भी, वो बहुत ज़्यादा सबको बहुत आपको मान आदर करते थे। मेरी सास कहती थी कि जो घर में आता है वो अतिथि है, और वो जो अतिथि है पैसे वाला है या वो अमीर है, उनकी खातिरदारी हमेशा एक सी होनी चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं, कैसे भी हैं, प्यार से मिलने आए हैं तो उससे दुगना प्यार से तुम लोग मिलो। ये सब बातें इनकलकेट इनमें भी थी बहुत ज़्यादा, कि ये आज तक जो लोग भी मिलते हैं उन्होंने यही कहा कि भाई चाहे रिश्तेदार हो, मेरी तरफ से जो रिश्तेदार थे वो सब लोग यही कहते थे कि हमने तो ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो सबसे सबका मान आदर करने वाला होता है, सबसे इतने सब कुछ होने वाले भी, पैसे वाले होते भी एक अमीर घर में बहुत में पैदा हुए, तो उस घर से भी उससे उनकी पर्सनालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो ये सोचती हूँ, मुझे हार्दिक खुशी है कि जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने जो हमारी फैमिली की लेगेसी है उसको अभी से ही अपने अंदर आत्मसात, एक वर्ड है कि जो अपने अंदर देखकर, और ये पक्की बात है कि ये जो बातें होती हैं, जब हम पुरानी बातें करते हैं तो जो बड़े लोगों की जब बातें होती हैं, उनकी बातें जो अच्छी होती हैं उनको अपने आप ऑटोमेटिकली इनकलकेट कर लेते हैं, अपने अंदर उनके अंदर आई जाती हैं। जैसे कि मैंने भी इनकी सारी जो भी अच्छाइयाँ थी, अच्छाइयाँ क्या मतलब, मेरे हिसाब से इनके अंदर मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गलत चीज़ पाई ही नहीं। बहुत सहज स्वभाव, बस शाम के टाइम घर आए तो बच्चे मिले, सब लोग मिलने वाले आते हैं, उनका खूब मान आदर हो, सबसे खूब बातें हों, हंसी मजाक हो, ज़िंदगी जो है वो ऐसी चलती रहे। और आखिर में बस मैं यही कहूँगी, कहते यही है कि ह्यूमन मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन नहीं, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड नहीं होती। मैंने अपने पति के, मैंने डॉक्टर अनिल के उसमें देखा है कि उनको अभी तक मेरठ में जो नए बच्चे आए हैं वो तो नहीं शायद जानते, लेकिन सब उनको जानते हैं और अभी तक उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट से और प्यार से याद करते हैं। और मैं तो मसीहा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात पक्की है कि उन्होंने जितना वो कर सकते थे, जितना उनके हाथ में था, वो उन्होंने पूरे एफर्ट्स लगाए अपने शहर के उत्थान के लिए। और जब ये गए, ये सबको आप सबको मालूम ही है कि उस टाइम में मैं तो नहीं निकल पाई थी, बाहर बैठी। मैंने बाद में सुना था कि लगभग 10-15 हज़ार लोग थे जो अपनी श्रद्धांजलि देने आए थे, चुपचाप खड़े थे। ईव्स के चौराहे से लेके कचहरी के चौराहे तक, बुढ़ाना गेट तक, इंदिरा चौक तक, गुल बेगम तक, सारे में लोग खड़े हुए थे। ऑफिसेस, कॉलेजेस सब अपने आप बंद हो गए थे। तिरंगा झंडा सब पर नहीं चढ़ाया जाता, वो इनके ऊपर था। ऐसा सम्मान मिला, ऐसी शख्सियत कहते, मैं सौभाग्यवती हूँ, बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में आई। और जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में आई, वो मैं उनको इतना नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे मेरे वो सर्वस्व बन गए। और जो कुछ भी मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, शायद 90% वो ऑटोमेटिकली इनसे मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गई।